Aim should be such that one does not even sleep to complete it. Win and the loss depend on you. If you agree, you lose, and if you are determined, then you win. So, hello everyone, this is Badar Verma, and welcome back to my educational YouTube channel IES Point. I hope you are very well. So, today we are going to discuss about Modern India History NCERT Class 8, Chapter 12, Part 2, India after Independence. So, let's start student. तो कल के हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि किस तरीके से संविधान के विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया था। तो 3 सूचियां हमने देखी थी कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे का पढ़ते हैं कि क्या बताने की उसमें कोशिश की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, भाषाओं के आधार पर संविधान में एक तीखी बहस छिड़ गई थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी, विभिन्न विभिन्न उनकी संस्कृतियां थी। जैसे कि आप अगर राजस्थान चले जाएं तो राजस्थान की आपको शैलियाँ जो मिलेगी और भाषा जो मिलेगी वो बिल्कुल आपको भिन्न प्रकार की मिलेगी। अगर आप दूसरे स्टेट में चले जाएं, मान लीजिए कि आप दिल्ली में जाएंगे, तो वहाँ की आपको भाषा और शैली ये दोनों ही विभिन्न प्रकार की मिलेंगी। तो यानी कि भाषाओं के आधार पर एक तरीके से संविधान सभा में तीखी बहस छिड़ गई थी। तो उसमें हुआ क्या था, जो उसमें बहुत सारे लोग थे, यानी कि बहुत सारे लोगों के मत थे, क्योंकि संविधान एक नहीं बना रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर, यानी कि आई थिंक 300 लोगों की एक पूरे के पूरा संगठन था जो संविधान को एक तरीके से निर्मित कर रहा था और पूरे के पूरे बातों को अपने बता रहा था, यानी कि पूरे देश का एक तरीके से ब्यौरा लेकर के तब उसकी बातों को लिखा जा रहा था। तो उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषाओं को भी विदा कर देना चाहिए। तो उनका कहना था जो अंग्रेज हैं उनकी जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी भाषा को भी त्याग देना चाहिए और हिंदी भाषा को अपनाया जाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार हुआ क्या कि संविधान निर्माता ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल का फैसला लिया। तो संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। तो आप लोगों को पता ही होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्यों था, क्योंकि संविधान का निर्माता इन्हीं को ही माना जाता है। तो देखिए, तो जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान समिति के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो और उनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इसमें अमीर गरीब या ऊंचा और नीचा जातियों का फासला अपने आप खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ अंतर विरोधियों नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। तो राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में एक असमानता की राह पर चलेंगे। तो राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और मूल्य के सिद्धांत पर, तो देखिए वोट और मूल्य के सिद्धांतों का पालन करेंगे। तो इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्तित्व एक मूल्य के सिद्धांत का जो है निषेध कर सकेंगे, यानी कि निषेध करते रहेंगे। तो देखिए, तो भाषा के आधार पर एक तरीके से हिंदी भाषा को उस समय क्या बना दिया गया था? राजभाषा। और कुछ विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि अदालत, सेवाएं और विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल जो है वो उन्होंने फैसला उसके लिए ऊपर कर लिया था। तो देखिए आखिर क्यों भाषा को लेकर भी इतनी ज़्यादा जो बहस थी वो छिड़ी थी। तो आई थिंक कि आपको इसमें समझ आ गया होगा।
अब बात करते हैं राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ, यानी कि विभिन्न विभिन्न राज्य जो थे वो किस तरीके से बनाए गए। तो चलिए अब देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषीय समूह का अपना अलग प्रांत होगा, यानी कि जो जो लोग विभिन्न विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं उनके विभिन्न विभिन्न प्रांत होंगे। परंतु आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगों में 10 लाख लोग से ज़्यादा मारे गए थे। तो देखिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, भारत जब 1947 के बाद आज़ाद हुआ तो उसमें विभिन्न तरीके के एक तरीके से विरोध होने शुरू हो गए थे। तो एक तरफ तो मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ हिंदू संगठन था। तो मुस्लिम लीग जब उनको अल्पसंख्यक माना गया था तो एक तरीके से वो नए राष्ट्र का एक तरीके से मांग करने लगी थी, जिसमें विभाजन के बाद उन्हें एक तरीके से पाकिस्तान दे दिया गया था। तो पाकिस्तान देने के बाद भी कई सारी चुनौतियाँ जो थी वो सहन करनी पड़ी भारत को। तो कई सारी जो मुश्किलें थी वो एक तरीके से भारत को झेलनी पड़ी। तो उस समय देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग भी इसमें मारे गए थे, 10 लाख लोग, तो काफ़ी बड़ा एक आंकड़ा बैठता है। और आपको पता ही होगा जब औरंगजेब ने एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर परमिशन दी थी तो उसके बाद से इतने ज़्यादा जो लोग थे वो मारे गए थे, आज तक कभी नहीं मारेंगे। क्योंकि एक तरीके से जो कोल माइन होती थी वहाँ पर कई सारे लोग जो थे, कई हज़ार लोग रोज़ मार दिए जाते थे एक तरीके से, क्योंकि उन्हें खुदाई करने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कोयले की खदानें होती थी। तो बहुत ज़्यादा डीप जाने की वजह से उनको सफोकेशन होती थी, तो सफोकेशन की वजह से वो मर जाते थे। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे जो एक तरीके से मुद्दे थे इसी तरीके से छिड़ते रहे। फिर जनरल डायर के द्वारा एक तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें कई हज़ार लोग मार दिए गए थे। तो यानी कि बहुत सारे जो लोग थे इस दौरान मारे गए थे। तो देखिए, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का नीति के विरोध कर रहे थे। तो विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्ति सिर उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा। तो देखिए, तो पटेल ने क्या कहा था, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसमें एक राष्ट्र बनाना जाए। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भारतीय प्रांतों पर सवाल पर अपनाई है और इस कसौटी के लिए हिसाब से हमारी राय इस मांग को समर्थन जो है वो नहीं दिया जा सकता। तो एक तरीके से जो ये एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बात कही गई, तो इन पैराग्राफ से भी काफ़ी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि आपको कथन दे देगी उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक तरीके से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसलिए आपको इसे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करना है और एक तरीके से इसको डीपली पढ़ना है कि इसमें आखिर बताने की क्या कोशिश की गई है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्योंकि कांग्रेस का नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, तो इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य का इंतजार में थे, क्योंकि एक तरीके से 1920 के दशक में कांग्रेस ने ऑलरेडी उनसे एक तरीके से बोल दिया था, यानी कि उन्हें आश्वासन दे दिया था कि अलग अलग भाषाओं के आधार पर अलग अलग प्रांत होंगे। तो ये मलयालम भाषी, कन्नड़ भाषी और मराठी भाषी अपने अपने राज्य का इंतजार कर रहे थे कि उनको कौन सा राज्य मिलेगा। तो सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। तो प्रेसिडेंसी, तो देखिए, तो प्रेसिडेंसी आपको पता ही होगा 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी, एमसीबी, इसके हिसाब से आप याद रखेंगे, मद्रास, कोलकाता, बम्बई। तो पहले जो नाम था इसका बम्बई था, परंतु इसका अब नाम चेंज होकर के मुंबई हो गया था। क्या हो गया था? मुंबई। तो आज इसको मुंबई जानते हैं, पहले इसको बम्बई बोला जाता था। ऑलराइट, तो जब 1952 में यानी कि आम चुनावों में नेहरू वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र
चाहिए के नारे लगाए। तो उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रमुल्लू तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्यों के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो देखिए, तो आंध्र राज्य की मांग करने के लिए एक तरीके से कौन भूख हड़ताल पर बैठा था? श्री रामुल्लू तेलुगु भाषी के हितों में। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं आगे। तो जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ता रहा तो बहुत सारे जो लोग थे वो श्री रामुल्लू के समर्थन में आगे आने लगे। तो जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। तो एक तरीके से आपको मैं बता दूं कि उस समय काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आंदोलन और जुलूस का एक तरीके से प्रचलन सा चल गया था। यानी कि अपने डिमांड को पूरा करने के लिए लोग करने क्या लगे थे, एक तरीके से जुलूस निकालने लगे थे, वो आंदोलन करके बैठ जाया करते थे, जिससे सरकार को उनकी बातों को मानना होता था। जैसा कि जुलूस और आंदोलन का ही तो ये एक तरीके से जलवा है कि भारत एक तरीके से आज़ाद हो गया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 यानी कि 1952 को पोट्टी श्री रमुल्लू का देहांत हो गया। जैसा कि अखबार में लिखा था, श्री रमुल्लू के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। तो विरोध इतना व्यापक हो गया था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह बात माननी पड़ी। तो इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। तो देखिए, तो आंध्र का कब गठन हुआ था? एक तरीके से 1 अक्टूबर 1953 को। तो नए राज्य का गठन हुआ, तो जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। तो देखिए, तो आंध्र प्रदेश एक तरीके से इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को। तो आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषीय समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे, क्योंकि देखिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश अपना एक अलग राज्य बन गया था भाषीय आधार पर, तो इसी तरीके से अन्य अन्य भाषाओं के लोग अन्य अन्य प्रांतों और राज्यों की मांग करने लगे थे। तो किस तरीके की मांग हुई थी? तो देखिए, तो इसमें फलस्वरूप क्या हुआ था कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 1956 यानी कि 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के लिए उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। तो कुछ समय बाद 1960 यानी कि 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाओं को 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में यानी कि 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। तो पंजाब में पंजाबी भाषा, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी भाषा या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी, यानी कि अधिकता थी। तो देखिए, तो भाषीय राज्यों का गठन। तो अब देखिए, तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर, गिलगित, पंजाब, एक तरीके से पूरा का पूरा मैप दिया गया है। आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसी तरीके के मैप दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भूतपूर्व रियासतें और अन्य रियासतें किस तरीके से, रियासतों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप से संपूर्ण जो मानचित्र हैं, इसमें 3 मानचित्र हैं। तो आप देख करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा, जैसे कि इसमें कि कौन सा रियासतें जो हैं, कौन सी रियासत हैं और कौन सी ब्रिटिश भारत है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, तो महानदी चित्र 6 में क्या दर्शाने की कोशिश की है। तो महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। तो देखिए, तो ये बांध बनाया गया था। अब देखते हैं विकास की योजनाएं बनाना। तो देखिए, तो भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीक एवं औद्योगिक आधार निर्माता करने नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। तो 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियों बनाने के लिए उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। तो किस आयोग का गठन किया था? योजना आयोग का। तो कब किया था? 1950 में। ऑलराइट, तो इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यह राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे।
किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। तो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह से संतुलन बनाया जाएगा और किस तरीके से सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। तो एक तरीके से जब योजना आयोग का गठन किया गया तो उसके द्वारा पूरा उसका एक तरीके से व्यापार और डेवलपमेंट को लेकर के पूरा का पूरा काम था और एक तरीके से वह बताने का काम था कि किस तरीके से क्या डेवलपमेंट हो सकता है। ऑलराइट, तो पहले हम चित्र 7 में देख लेते हैं। तो गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। तो मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से यह पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाला पहला बांध कौन सा था। तो गांधी सागर बांध। तो ये कब इसका निर्माण पूरा हुआ था? 1960 में। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी? 1956 में। तो इस योजना में इस्पात जैसी भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए और भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था उद्योग पर यह जोर कि राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति और परिभाषित करती रही। तो इस पद्धति और बहुत सारे समर्थक थे जो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोग को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए, तो पंचवर्षीय योजना पर नेहरू के क्या विचार थे, तो इस पर जानने की हम कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। तो उन्होंने विभिन्न राज्यों और मुख्यमंत्री के नाम से लिखे अपने पत्रों का नियोजन, आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की और 22 दिसंबर 1952 को एक पत्र में उन्होंने लिखा। तो देखिए क्या लिखा था उन्होंने एक पत्र में। तो पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का भी महत्व इससे भी ज़्यादा है। तो हमारे लोगों को यह विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अलग उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। तो बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकियों, विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाएं पर आधारित हो सकती थी और होगी, तो परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते और जीवन का यह उत्साह तो कहीं और नहीं आता। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पना को साकार कर सके। तो देखिए, तो एक तरीके से जो पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी तो उन पर क्या विचार थे। ऑलराइट, तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारे पार्ट 2 फिनिश होता है। कल मिलते हैं फिर से एक नए पार्ट के साथ। तो आई होप कि आपको ये जितना पढ़ाया गया है समझ आया होगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कल की वीडियो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ख़ास होने वाली है, क्योंकि कल की उस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि यूपीएससी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं में हर साल जो है वो पूछे जाते हैं। तो कल आप लोगों को पता भी होगा हमारी एनसीईआरटी कक्षा 8 का ये आखिरी अंतिम पाठ होगा, तो इसीलिए कल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। सो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।